नमस्कार धीरेन्द्र पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अंजू जी, आपको भी और तमाम दर्शकों को आपके मेरी ओर से नमस्कार। धीरेन्द्र, ये जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चल रहा है, अमेरिका की एक एजेंसी ने आरएसएस और रॉ पर बैन लगाने की जो सिफारिश अमेरिकी सरकार से की है, इस हिमाकत को कैसे देखा समझा जाए? देखिए अंजू जी, एक देश है, मान लीजिए रवांडा, वो अपने देश में बैठ के कुछ भी करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि फला कांग्रेस जो है देशद्रोही है और उसको बैन कर दिया जाना चाहिए। तो उस बात का हमारे लिए कितना मतलब होना चाहिए? अमेरिका जो अपनी संगठन यूएससीआईआरएफ में बनाता है, उसने आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि भारत को वो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में शामिल करने की कोशिश की कि भाई इसमें शामिल करे और आरएसएस और रॉ पे प्रतिबंध लगाने की मांग के। आप जानते हैं हिंदुस्तान में कितने हजार एनजीओ हैं, कितने सारे वुमेन्स कमीशन हैं, वुमेन एनसीडब्ल्यू हैं, तमाम चीजें, नेशनल क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर वो इस तरह की रिपोर्टें सरकार को दें तो सरकार उसके लिए कोई बाध्य तो है नहीं। लेकिन होता क्या है कि अमेरिका पूरी दुनिया में अपने राज को कायम करने के लिए, खास तौर से विकासशील देशों पर, वो ये नियंत्रण लगाने के लिए उसने ये अलग अलग अपने टेंटाकिल्स बनाए हुए हैं। जैसे ऑक्टोपस के अलग अलग हाथ पैर होते हैं, वो किससे जाके कब्जा करेगा आप नहीं समझ सकते। उसी तरह से अमेरिकन सिस्टम्स ने ये खास तौर से उन देशों को जिनसे उसको जिनकी प्रगति से उसको कल को चुनौती मिल सकती है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो अलग अलग करता है। ये अमेरिका है जहां आज तक काले लोगों को उनके बराबर के राइट्स नहीं दिए गए, जहां आज तक जो अमेरिका है, जहां आज भी इस वक्त भी जो नई रिपोर्ट से बताती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे कम डिग्री उनके पास है। वो सबसे गंदी बस्तियों में रहते हैं। उनके हालात इतने हैं कि वो उनको कानूनन सही मदद नहीं मिल पाती। ये वहां के रिकॉर्ड्स हैं, ये कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके बावजूद उन संस्थाओं को, चूंकि उनमें भयंकर रेसिस्ट लोग भरे हुए हैं अमेरिका में, जो रेसिस्ट आइडिया के साथ बाकी तमाम देशों पर उसको अप्लाई कर। इसमें तो और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसमें तो जो इसका वाइस चेयरमैन है वो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान से अमेरिका गया और वो जाके वहां का नागरिक बन गया। अब वो इस संस्था का हेड हो गया। इसके बाद इसमें दूसरी महिला, वो भी पाकिस्तान की सीमा। अब आप ये सोच के देखिए, जिस देश में हर साल 1000 हिंदू लड़कियों के, क्रिश्चियन लड़कियों के, नाबालिग लड़कियों के किडनैप होकर उनके साथ सार्वजनिक रेप करने के बाद जबरदस्ती उनको इस्लाम में दाखिल किया जाता है, ऐसे देश के रहने वाले लोगों को वो एक ऐसा कमीशन बनाते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि यहाँ आरएसएस और उस पर संगठन पर बैन लगाइए, जबकि आज तक किसी आतंकी घटना में उनका हाथ नहीं पाया गया। और ये किसको कह रहे हैं? ये उस देश में कह रहे हैं जो देश दुनिया के किसी भी नियम कायदे कानून को मानता नहीं है, जिसने अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को एक क्रिमिनल की तरह उठाया है। वो देश जो 1973 में उसमें चिले में जाता है और एक चुनी हुई सरकार के लोकप्रिय राष्ट्रपति की हत्या करता है, वहां अगस्ते पिनोचे को रखता है। उसके बाद इस दुनिया में, पूरी दुनिया में इस देश ने कितनी क्रांतियों को नष्ट किया। जो बगदाद में उसको खड़ा करता है सद्दाम हुसैन को, फिर उसको खत्म करता है। जो त्रिपोली में लीबिया में जिसको खड़ा करता है गद्दाफी को, फिर उसको खत्म करता है। और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे वो बड़ी बड़ी सभ्यताओं को नष्ट कर देने वाले देश से हमको ये सीखना पड़े कि क्या क्राइम है। तो इसको लेके सिर्फ यहाँ के कुछ देशद्रोही और कुछ ऐसे लोग जो एजेंडे पर चलते हैं वही खुश हो सकते हैं। हमारे लिए ये एक रद्दी में फेंक देने वाली रिपोर्ट है, जिसको हमको अमेरिका पर इस तरह की रिपोर्टें लाते रहना चाहिए। पिछले कुछ समय से सरकार ने ये कोशिश भी की थी, कुछ दिन पहले हिंदुस्तान सरकार तरफ से भी ऐसा कंसर्न जाहिर किया गया था अमेरिका को लेकर। तो ये अब उनको जवाब दिया जा रहा है। दरअसल लंबे समय से अमेरिका में बैठे हुए लोगों को, अमेरिकन संस्थाओं को इस बात का भ्रम हो गया है और ये कुछ ज्यादा हो गया कि ये दुनिया उनके जूते के नीचे चलती है, वो दुनिया बदल गई।
कुछ ट्रंप जैसे लोग उनकी सत्ता में आ गए तो उनको ये लगता है हर देश उनके कहने से चलेगा, लेकिन उनको मालूम है हिंदुस्तान एक ऐसा देश नहीं है जिसको वो इस तरह के ब्लैकमेल से कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक उसी तरह की कोशिश है। सवाल तो ये कि अगर ये एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करती है, तो ये लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं उस पर तो कोई रिपोर्ट जारी नहीं करते, वहां तो इनको कुछ नजर नहीं आता है। सिर्फ भारत में ही सब कुछ नजर आता है क्योंकि यहाँ पर भी एक फ्रंट है, हमारे देश के अंदर है ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो इनको हाथों हाथ लेते हैं, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। आप ये सोचिए कि सुप्रिया श्रीनेत कैसे ट्वीट कर रही हैं, क्या क्या लिख रही हैं कि देखिए अमेरिकी एजेंसी भारत के ऊपर सवाल उठा रही है। दरअसल मानसिक तौर पे विकलांग लोग जो हैं, जो नफरत में, मोदी की नफरत में इतने पागल हो चुके कि उनको देश विरोध और मोदी विरोध का अंतर मालूम नहीं। खासतौर से सुप्रिया श्रीनेत्र जैसी उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि एक महिला है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता हैं, लेकिन वो क्या कहती हैं ये दुनिया को मालूम है। उनकी गालियां, उनकी भाषा, वो सब ये बताती है कि उनकी जो राजनीतिक समझ है वो कहां तक जाकर है। तो उनसे मैं ये उम्मीद करूं कि वो ये समझे कि भाई भारत के लिए अगर अमेरिका कह रहा है तो उसको, हमको या एक पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए ये उनकी समझ में होगा। तो मुझे लगता है ये उन बेचारी पर ज्यादा अत्याचार होगा, क्योंकि ये उनसे मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि ये महिला अभी तक रोज इसीलिए पागल की तरह ट्वीट करती हैं कि भाई अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को ये कह दिया, भारत के प्रधानमंत्री को फला कह दिया, और अब ये मान रही है कि आरएसएस शुड भी बैन होना चाहिए क्योंकि अमेरिका ने कह दिया। दरअसल मुस्लिम लीग कांग्रेस बन चुकी है, ये बात जो प्रधानमंत्री कहते हैं उसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास ये राष्ट्र और उसकी तरह की कोई, की राष्ट्र क्या है, राष्ट्र के अंदर की पॉलिसी क्या हो सकती है, राष्ट्र में नीतियां क्या हो सकती है और हमारी राजनीति क्या होगी, इसका ये अंतर खो बैठे हैं। इनकी एक महिला नेत्री जो है पैलेस्टाइन, गाजा, ईरान, इन सब पे बोलती है, लेकिन उसको कभी ये याद नहीं आता कि बांग्लादेश के लिए भी वो लेके जाएं। वो ये देखें कि भारत जब इस समय 140 करोड़ लोगों के लिए देश का प्रधानमंत्री, कोई भी होता, कांग्रेसी होता या कोई भी होता, वो देश का प्रधानमंत्री इस वक्त एक टाइट रोप पे चल रहा है। जिसतान की एक जरा सी गलती इस देश के लिए कई सारी परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। आप ये सोच के देखिए कि मिडिल ईस्ट से हमारे देश को बहुत जबरदस्त तरीके से ऊर्जा हमारी संरक्षण होती है और हमारा बहुत बड़ा बिजनेस भी उधर है। हमारे 1 करोड़ लोग वहां बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ हमको ईरान के साथ भी, चूंकि ईरान के साथ हमारी स्ट्रेटेजिकली पार्टी हो सकती है, क्योंकि हमको चाहबार चाहिए जिससे हम CIS में जा सकते हैं पाकिस्तान को ओवरलुक करके। लेकिन इसके साथ हमारे पास अमेरिका भी है जिसके साथ हम सबसे ज्यादा बिजनेस के फायदे में हैं। इन सब के बीच में बैलेंस बनाना है और उस समय इनको लगता है कि इनके 4 ट्वीट एक देश के प्रधानमंत्री को नीचे कर देंगे, इनको समझदारी दे देंगे। ये हो नहीं सकता है अंजू जी। ये दरअसल वो लोग हैं जो किसी भी देश के कुछ भी, जैसे एप्स्टीन है, एप्स्टीन के नाम पर नाचने लगे, फिर किसी और के नाम पे नाचने लगे। इनको टुकड़े चाहिए क्योंकि देश की जनता ने इनकी क्रेडिबिलिटी को जीरो किया हुआ है। ये कांग्रेस का लगातार तीसरा सबसे घटिया प्रदर्शन है जब से कांग्रेस फॉर्म हुई है। आप सोचिए 44, 52 और 99, और आप ऐसे नाच रहे हैं छतों पे चढ़ के जैसे आपने सत्ता हासिल कर ली हो। ये दरअसल एक जब फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उसके बाद इसी तरह से होते हैं। अरे भाई, देश की कीमत पर कोई भी राजनीति हो नहीं सकती है। अगर कोई संस्था इस तरह का कह रही है तो आपको उस पर सवाल करना चाहिए कि तुम हो कौन यार। एक कमरे में चलने वाली संस्था 1 अरब 40 करोड़ लोगों के, जिस देश ने आज तक अपनी विदेश नीति का प्रियम्बल मॉरलिटी बनाया हो, इस दुनिया की अकेली फोर्स है हिंदुस्तान की जो मॉरलिटी को सेंटर बनाती है। हमने अपनी विदेश नीति में चोट खाई हुई है इसलिए क्योंकि हम मॉरलिटी की बात करते हैं, वो हमको बताने चला है। तो इसीलिए इसका कोई अर्थ नहीं, ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है। जिनको आपको याद होगा कौवा कान ले गया, तो ये सब लोग कौवे के पीछे भागते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखिए धीरेन्द्र कि भारत को हथियारों की बिक्री और व्यापार नीतियों को धार्मिक स्वतंत्रता के सुधारों से जोड़ा जाए, ये सिफारिश कर रही है ये कमेटी। और ये जो संस्था है ये अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बनाई गई है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप है, सीआईए का हाथ है, कि ऐसे माहौल में जब वो खुद तो उलझे हुए एक युद्ध में जो लंबा खिंचने वाला है, तो भारत को पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडे वाली रिपोर्ट लेकर आ गए हैं। और उनके जो एजेंट भारत में बैठे हुए वो ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, ये इन्होंने 2025 के कैलेंडर वर्ष के दौरान 29 देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन किया था। ठीक है, ये इसमें जो है सिफारिशें करते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति, विदेश मंत्री। और ये जो सारी सिफारिशें हैं ये सिर्फ जो है एक डिस्क्रिशनरी है कि आपने कर दी, उसके बाद उनके ऊपर है कि वो इसको सुनते हैं या नहीं करते हैं। और इससे पहले कभी भी, मतलब इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा इसको कभी भी ऐसा नहीं किया था कि भाई कोई विशेष चिंता का देश किया गया हो। चूंकि स्पेशल कंसर्न वहां, पर्टिकुलर कंसर्न मतलब विशेष चिंता का देश इन्होंने इसको कहा है। क्योंकि भारत ने हमेशा से ही, ऐसा नहीं है नई बार कर रहे, ये हर बार करते रहते हैं। और भारत इस तरह के निष्कर्षों को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बता के खारिज कर देता है। ठीक है, इसको कोई ये नहीं है, क्योंकि अब वो आरएसएस में ये कर रहे हैं जिसका देश का प्रधानमंत्री, ये ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तान की सरकार में कोई संगठन जो है एक ये कर सकता है कि जिस तरह से अमेरिकन राष्ट्रपति की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति ने इराक पर हमला किया और उसमें वहां आज तक हजारों महिलाएं और बच्चे भूख और रोटी से तरस रहे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। और हमारी तरफ से वो संगठन रिपब्लिक पार्टी की सदस्यता और उसके नेताओं के खिलाफ एक एक्शन लेने के लिए कह दे और कहे कि इनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए। तो उसी तरह की कीमत इस तरह की है। ये जानबूझ के मैं आपको बता चुका कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन सिस्टम इस तरह से ये प्रेशर ग्रुप क्रिएट रहता है जब भी उसको लगता है। जैसे वो अब इस समय अमेरिका ने क्या किया आप देखेंगे, अमेरिका ने आह्वान किया कि तमाम देशों आओ। उसने चीन को बुलाया, उसने जापान को बुलाया, उसने कोरिया, साउथ कोरिया को बुलाया, उसने ऑस्ट्रेलिया को बुलाया, उसने यूके को बुलाया। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, उसकी मंत्री ने क्लियर कट कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारी लड़ाई में। जापान ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारे उसमें। उसके बाद साउथ कोरिया ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और चाइना की तरफ से कोई जवाब आया नहीं है। यूके ने उनको तब भेजा। तो आप ये सोचिए, वो उस देश का राष्ट्रपति जो खुद नाटो को धमकी दे रहा है, तो हमको उससे वो क्या है, हम पर भी वो प्रेशर कुछ भी क्रिएट करने की एक राजनीति उनकी चलती रहती है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले ही हफ्ते यहाँ एक इंडियन, जब इंडिया में अमेरिकन उसने जवाब सवाल में कहा था कि हम ये गलती नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ की थी। हमने एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में और अपने खिलाफ खड़ा होने में ताकत दी थी, वो हम भारत को नहीं होने देंगे। अगर हम उसको इस धमकी के साथ जोड़ के देख ले तो ये एक पूरा प्लान चलता रहता है। अमेरिका दरअसल वो राष्ट्रपति या कुछ नहीं, वो एक सिस्टम का नाम है जो पूरी दुनिया में अपने नाजायज फायदे के लिए इस तरह के काम करता है। दरअसल 2002 या 4 में एक किताब आई थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब थी, कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। उसकी किताब थी। उस किताब में एक इकोनॉमिक हिटमैन, जो इकोनॉमिक हिटमैन वहीं से आया था जिस तरह से लोग हत्या करते हैं सुपारी लेके। अमेरिकन इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के राष्ट्रों की आर्थिक हत्या कराते हैं ताकि वहां अमेरिकन वहां जाके फायदा कमा सके, अमेरिकन कमा सके। उस किताब को, बहुत किताबें कम ऐसी हुई हैं जिनको अमेरिका में बैन करना पड़ता है। वो किताब उनमें थी जिसको बड़ी मुश्किल से छपने दिया क्योंकि वो इकोनॉमिक हिटमैन ने अपनी कन्फेशन की थी। तो इट इज पार्ट ऑफ अमेरिकन पॉलिसी। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें वहां के राष्ट्रपति या वहां की सिस्टम का हाथ नहीं था। हम कह सकते हैं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य ने धर्म से संबंधित विरोधी कानूनों को मंजूर किया। यार हमारा देश है, हम तय करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि उत्तराखंड वाला का उसने दिया, अरुणाचल प्रदेश का दिया, हिंदू समूह द्वारा हिंसा। अरे भाई, अभी तक इतनी हिंसा यहाँ रोज हो रही है हमारे यहाँ, और जो एक उदाहरण लिया उसी से आपको पता चल जाती है कि ये है क्या। आप ये सोच के देखिए कि ये उमर खालिद को एक
तो हमको इसके बदले में ओसामा बिन लादेन की हत्या के लिए इन पर चार्ज करना चाहिए कि ये अमेरिकन देश जो है एक निर्दोष और ओसामा बिन लादेन जैसे आदमी के हत्या का दोषी है। तो द सेम वे है, जिस तरह से वो ओसामा बिन लादेन समझते हैं, हमारे पास उमर खालिद ओसामा बिन लादेन का एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। वो भी हाईली एजुकेटेड था, ये भी हाईली एजुकेटेड है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमने उसको ओसामा बिन लादेन बनने से पहले ही, हालांकि उसकी बहुत सजा भुगतनी पड़ी इस देश को, दंगों में 52 लोगों की मौत हुई और वो इस तरह के लोगों के द्वारा भड़काए गए थे, उसके खिलाफ सबूत है। इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका कई बार उसकी बहस जमानत पर अभी आपको खारिज किया है। तो वो रूल ऑफ लॉ यहाँ स्टेब्लिश है। हमको अमेरिका से कोई चीज चाहिए नहीं, लेकिन जिन लोगों को इसके अमेरिका के सहारे, दरअसल आपका सवाल भी यही है और आपकी इस बहस का, हम लोगों की बहस का वो भी यही है कि अमेरिका क्या कर रहा है, इससे हमको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं। हमारी दिक्कत यह है कि हमारे देश में बैठे हुए जो लोग हैं वो इसके साथ नाचने लगते हैं। उनको लगता है कि जैसे इस देश में, मैं देख रहा था, किसी ने कहा कि अमेरिका से राय लेंगे क्या हम ओवैसी ने, तो मैं हंसने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि जो लोग चांद देखने के लिए सऊदी अरब पर निर्भर हो, वो ये कह रहे हैं कि साहब अपनी उसके लिए विदेश पे होगा, तो ये कोई बहुत इसके मायने नहीं है जिसको बहुत आराम से हम लोग निगेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ओवैसी ने कहा कि हम अमेरिका से सलाह लेंगे, तो अब क्या अमेरिका की एक कमरे में बनी हुई संस्था जिसके दोनों जो चेयरमैन और उसकी सेक्रेटरी जो पाकिस्तान से आए हैं, वो हमको बताएंगे हमारे देश में हम कैसे कानून चलाएं? वो बताएंगे कि वो उमर खालिद जो है वो इनोसेंट है। वो ममदानी न्यूयॉर्क का चेयरमैन भी तो यही कहता था। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आती, उमर खालिद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जमात, अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है इनकी, वो इतनी चिंतित क्यों है? ममदानी चिट्ठियां पढ़ रहा है, उसके माता पिता इतना पैसा खर्च करके वहां जा रहे, किन्होंने उनको स्पॉन्सर किया, और अब ये रिपोर्ट आती इसमें भी उमर खालिद का नाम। तो मतलब आप सोचिए, और इस देश का इकोसिस्टम जो उमर खालिद के पीछे खड़ा है, बड़े बड़े वकील करोड़ों रुपए लेकर, उनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? तो ये तो वाकई चिंता की बात इसलिए है कि हमारे देश की अंदर बैठा हुआ इकोसिस्टम भी एक्टिव हो जाता है और बाहर के लोगों को उन लोगों से बड़ी हमदर्दी है जो यहाँ पर रायता फैलाते हैं। दरअसल ये समझने की जरूरत है अंजू जी कि हजारों साल के इतने लंबे संघर्ष के बावजूद भी अगर हम जिंदा हैं तो क्यों हैं, और उसी के साथ ये भी समझने की जरूरत है कि अगर हम इतने बहादुर और साइंस टेक को जानने वाले थे तो हम बंधक कैसे हुए। दोनों सवालों का जवाब आप आराम से इसमें से ले सकती हैं। युद्ध करते हैं ताकि हम उसमें अपनी भारतीयता को, सनातन के, क्योंकि ये देश जो है सनातन है, इसके अलावा कोई शब्द इसके लिए नहीं हो सकता। इस देश के दो टुकड़े करने वाले जो नर पिशाच या जिस तरह की विचारधारा वो थी, जो हत्यारी विचारधारा है, जिसने, देखिए अमेरिका, दरअसल लोग ये क्रिश्चियनिटी जो अमेरिका का धर्म है, जिस तरह की ये चीजें बता रही है, वो चूंकि ये संस्था पूरी तरह से उस तरह की या इस्लामिक लोगों से भरी हुई है, अब्राहमिक रिलीजन है। पूरी दुनिया में यूएन की स्टडी के मुताबिक एक 47 सभ्यताओं, 43 या 47 सभ्यताओं को क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने बिल्कुल विनिष्ट कर दिया, धरती से मिटा दिया। तो वो लोग दूसरों को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान अकेली, पूरी दुनिया की अकेली सभ्यता है जो ये दावा कर सकती है, या जिसके पास ये हौसला है, जो सच बोल सकती है कि दुनिया का कोई भी रिलीजन, परसिक्यूटेड रिलीजन अगर इस देश में आया तो वो पनपा है, वो पुष्पित हुआ है, वो पल्लवित हुआ है, किसी ने उसके साथ भेदभाव नहीं किया। तो आप ये सोच के देखिए, ये एक कंट्राडिक्ट है, क्योंकि वो कोई रिलीजन नहीं है, वो सिर्फ हत्यारों के गैंग को, एक हत्यारी आइडियोलॉजी को एस्टेब्लिश करने का एक पॉलिटिकल टूल्स है, अगर हम उसको देखें। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आप उस देश को, जिसने आपको शरण दी, जिस देश में आप रहे, उसके टुकड़े करने की नहीं सोचते। लगातार आप आज भी वही कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे यहाँ सिस्टम डेवलप हुआ
वो वोट के लिए तैयार हुआ। और वोट के लिए तैयार होने के लिए आप ये सोच के देखिए 1947 में अगर एक धर्म ने ये कहा कि हम यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि ये देश हमारा नहीं होगा, ये हिंदुओं का देश है, फला है, उसके बाद वो टुकड़ी, तो ये अपने आप में हिंदू देश बन गया। लेकिन यहाँ वोटों के सौदागरों ने इस बात के लिए कि वो लोग किस तरह से अपनी आबादी को हथियार में तब्दील किया। आप ये सोचिए एक एक हथियार से आपको रोज चोट लगती है, क्या आप रोज उसी रास्ते से जाएंगे जिससे चोट लगती है? ये छोटा सा सवाल है। बच्चा भी जानता है कि अगर आग में हाथ एक बार जल जाता है तो दूसरी बार उस तरफ जाता नहीं है। आपने देखा होगा कोई बच्चा जिद करता है तो आप उसको मिर्च दे देते हैं, मिट्टी में अगर वो मिट्टी खाता है तो कुछ लोग मिर्च मिला देते हैं, अगली बार वो खाना भूल जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपके लोग कैसे हैं कि वो रोज मुट्ठी भर मिर्च खा रहे हैं, रोज अपने छुरे गुदवा रहे हैं और उसके बाद नहीं सीख रहे, क्योंकि ये सत्ता की ललक में इस देश में वोटों के लिए जो जिहादी आइडियोलॉजी है उसने अपने आप को एक हथियार में तब्दील कर दिया जनसंख्या के सहारे। क्योंकि वो वोटों का एक मुश्त आकर उन्होंने पूरे देश की आइडियोलॉजी को ब्लैकमेल करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि रीजनल पार्टियां या कांग्रेस का जो मध्यमार्गी चरित्र था वो बहुत पहले खत्म हो चुका था, बल्कि कहूंगा कि आजादी से पहले ही खत्म हो चुका था। नेहरू ने जिस तरह से किताबें लिखी वो सीधे तौर पर महमूद गजनवी के लिए जिस तरह का वर्णन मथुरा में किया, जिस तरह से उसने ये सिर्फ कहा कि ये इतनी सारी इमारतें किसने बनाई, हम लोग 200 साल में नहीं बना पाते, और उसके बाद उसने खत्म कर दिया। उसने ये नहीं लिखा कि उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि इस शहर को जला दो। तो ये सब चीजें आपसे छुपाई गई। ये सिस्टम इसलिए है क्योंकि वोटों के लिए एक पर्टिकुलर पार्टी, पर्टिकुलर कास्ट के लोग, पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों पर डिपेंडेंट है, जो ये चाहते हैं ममदानी जैसे लोग जो वहां कुरान पर दो कुरान पर शपथ लेते हैं, लेकिन उनको यहाँ हिंदुस्तान में नाच नाच के सेकुलर ये कहते हैं कि वो तो अद्भुत है, उसको ढूंढते हैं कहाँ है ममदानी। फिर बाद में वो ममदानी कहता है कि ईरान पे हमला जायज है तो भूल जाती है, क्योंकि वो हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति तो है कि जो रेवंत रेड्डी तेलंगाना का जो सीएम है धीरेन्द्र जी, वो देखिए किस तरह की भाषा इस्तेमाल करा था उसने। वो जो इफ्तारी की है वहां टोपी पहनकर क्या कह रहा था कि आप लोग ही हैं जो पूरी दुनिया को बचा के रखे हुए हैं। उसने तो एक बार ये भी कहा था कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। वो तो सरेआम, उसका नाम तो रेवंतु रेड्डी हो जाना चाहिए था अब तक। कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ आईएमयू जैसी यूनिवर्सिटीज जिनको बिल्कुल बंद कर दिया जाना चाहिए था, जिनका पूरा कैरेक्टर बदल दिया जाना चाहिए था, जिनके अंदर से वो मूर्तियां, जो वो तस्वीरें उतार के फेंक देनी चाहिए थी, जो जिन्ना और उनकी आज तक लगी हुई हैं, क्योंकि वो इस देश में, इस देश के टुकड़े करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान में आज भी लोग हंसते हुए कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ लौंडों ने मिलकर पाकिस्तान ले लिया। तो ये आपने उसको और यूनिवर्सिटी को इस्लामिक दर्जा दे दिया आपने उसको, क्योंकि आप वोट के लिए, इस देश पे शासन करने के लिए इस तरह की भीड़ जो निकल के आई है, और ये सब मारे जाते हैं। जो इतिहास बताता है कि कम से कम इतिहास ये बताता है कि जो जोगेंद्र नाथ मंडल जिसने ये कहा था कि हम डिवीजन के वक्त हम वहां रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, और जो दलित लोग हैं वो हिंदुओं का कूड़ा नहीं, हम मुसलमानों का मैला उठा लेंगे, लेकिन यहाँ हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। बाद में वो तो भाग आया। आज तक वो बच्चियां अपनी इज्जत को रोज उतरते हुए देखती हैं। उनका बाप अपनी बेटियों से आंखें चुराता है, माँ अपनी बच्चियों से मुंह फेर के सोती है, क्योंकि उसको मालूम है इसको सुबह तक कोई ना कोई मुसलमान आएगा उठा के ले जाएगा। तो ये वो तो भाग आया, ये कंटिन्यू हुआ। सियालकोट, रावलपिंडी, उन तमाम जगह पर इस तरह के लोग, कांग्रेसी नेता थे वहां। किसी नेता ने वहां रुकने की कोशिश नहीं की, कोई नहीं रुका। जितने हिंदू कांग्रेसी लीडर थे उनको पाकिस्तान में रहना चाहिए था। उनको ये, हम लोगों की आने वाली पीढ़ियों को ये बलिदान दिखाना चाहिए था कि देखिए साहब हम, वो सब भाग आए, परिवार के पहले से पैसे ले आए, सबने पैसे ट्रांसफर किए, सब चीजें हुई, वो बाद में ही बताते थे।
और मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि आप आइए, हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आप क्यों नहीं आकर हमारी मदद करते हैं। और अब अमेरिका हमारे देश में दखल अंदाजी कर रहा है कि रॉ पर बैन लगा दो, आरएसएस पर बैन लगा दो, उनके अधिकारियों की जो प्रॉपर्टी है पदाधिकारियों की उसको जब्त कर लो। ये सारी सिफारिशें कर रही है एक छोटी सी संस्था जो अमेरिका में बैठी है, जिसके जो कर्ता धर्ता है वो पाकिस्तानी मुस्लिम है, और उसको कांग्रेस पार्टी उछाल रही है। तो फिर वो जो बार बार बात उठती है कि जो भाषा कांग्रेस के नेता बोलते हैं वही भाषा पाकिस्तान के नेता क्यों बोलते हैं, यही जो आपस में इनका रिश्ता वही तो उजागर हो रहा है। देखिए, हमेशा याद रखना चाहिए, घर के अंदर अगर बर्तन खड़कते हैं तो पड़ोसी हमेशा उसका तरार बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कांग्रेस कुछ ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाती है। आज मैं देख रहा था प्रियंका गांधी की एक स्पीच दिख रही थी जिसमें वो बता रही थी कि 26/11 में हमने क्या किया, हमने फला किया, हमने चीला किया। 26/11 में आपने कुछ नहीं किया। आपने 26/11 में लोगों की हत्याएं कराई, आपने, आपके मुख्यमंत्री, आपके गृह मंत्री ने कपड़े बदले, आपके सारे सिस्टम्स फेल थे, आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया, आपने पाकिस्तान को जलाकर राख नहीं किया, क्योंकि उस वक्त का हमला इसी तरह का हमला था। और आप झूठ बोलते हैं, ये इनके बात को चिदम्बरम भी कह चुके। याद होगा आपको, चिदम्बरम ने कहा था कि वो चाहते थे कि एक्शन हो, कुछ दिन पहले का इंटरव्यू है। तो इसीलिए इन सब बातों को मुझे लगता है कि जब भी हम कहते हैं तो वो बहुत ज्यादा उन पर असर नहीं पड़ता, और चूंकि जो उनको वोट करने वाली लॉबी है उसको भी इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए उनको आप जितना भी बताती हैं वो उतना ज्यादा ब्रिजन आइडिया है उनके पास, वो और ज्यादा ये, क्योंकि इस पर कोई आदमी क्यों लिखेगा, कोई ये है, मतलब कोई विदेशी ताकतों को, वैसे तो आप कह रहे हो नरेंद्र सरेंडर, वैसे आप कह रहे हो हाँ देखिए रोक लगाइए इस पे क्योंकि हम भी कह रहे हैं। तो ये उनका ये मानसिक दिवालियापन से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। एक पार्टी जो मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुकी वही इस तरह की स्थितियां करेगी, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे अभी आपने 26/11 याद दिलाया, तो आप सोचिए 26/11 का तो इन्होंने हिंदुत्व आतंकवाद से जोड़ा था, भगवा आतंकवाद। वो किताब लिख डाली थी एक पत्रकार ने, याद कीजिए, अजीज बर्नी ने। उस किताब में क्या था कि 26/11 आरएसएस की साजिश। और उसका जब वो रिलीज हुई थी किताब, तो कौन मंच पे था? कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह। और वो बात भूल गई है प्रियंका वाड्रा, और कह रही है कि हमने बहुत कुछ किया। इन्होंने तो उस वक्त हाथ पर हाथ धरकर तुरंत पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। वो किताब रिलीज कैसे हो गई? कैसे इन्होंने संघ के साथ जोड़ दिया था उस आतंकवादी हमले को? वो तो तुकाराम ओमले जो शहीद है, हमारे लिए पूजनीय, अगर वो जिंदा नहीं पकड़ते कसाब को तो हिंदुत्व आतंकवाद की थ्योरी तो इन सब की पूरी हो जाती। आरएसएस के पीछे तो इस तरह से हाथ धोकर पड़े हैं ना। ये भी तो आप देखिए, आरएसएस को लेकर क्या क्या नहीं खेल करते रहे हैं, लेकिन अभी तक मुंह की खाते रहे हैं। देखिए, वो घटना तो सबको याद है, अजीज बर्नी, बाद में अजीज बर्नी ने 2011 में उस पर केस भी हो गया था। अजीज बर्नी ने उसमें माफी वाफी या पता नहीं क्या क्या मांगा था, अजीज बर्नी ने वो किताब वापस ली। दरअसल अजीज बर्नी चूंकि सहारा के वो उर्दू के वो हुआ करते थे, और हाँ, और कई जगह उन्होंने जो इस तरह की जो खबरें छापी थी वो सीधे तौर पर देशद्रोह की थी, क्योंकि उर्दू कोई पढ़ता नहीं था उसमें। पाकिस्तान में वो वहाँ कश्मीर में जाके वो बाद में एक एजेंसीज को किसी ने बताया, तब जाके वो पढ़ा गया, पता चला। दिग्विजय सिंह ओसामा लादेन के बहुत बड़े समर्थक हैं, जी कह के बोलते हैं, तो इसीलिए उनको लेकर आप बहुत सारे सवाल नहीं कर सकते हैं। वो ये तमाम लोगों का एक्सपोज इतनी बार हो चुके कि आप जितनी बार बोलती है उनको वो मेडल लगता है। मुझे तो ये लगता है कि जितनी बार चर्चा की जाए, नेम एंड शेम, इनके बारे में बार बार बात होनी चाहिए। हम जितनी बार बोलते हैं, मान लीजिए 5 लोगों ने देखा, 10 लोगों ने देखा, तो अगली बार हो सकता है 10 लोग दूसरे लोग देखें, तो उनको पता तो चले कि इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा सफेद झूठ प्रियंका वाड्रा फरमा रही है कि 26/11 को हमने बहुत कुछ किया। उनको पता होना चाहिए इन्होंने क्या क्या किया। उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं ना था, अब तो है। अब तो इनको बेनकाब करने का मौका है कि पता तो चले किया क्या इन्होंने, कैसी कहानियां घड़ कर आजकल सुनाने लगे हैं ये सब लोग। 26/11 दुनिया का इस तरह का ऑपरेशन था जिसमें कोई भी देश होता दुनिया का वो उसका जवाब लेता। लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद ही इस देश के प्रधानमंत्री पत्रकारों के जत्थों के साथ वो पहुंचते हैं मिस्र, शायद जा रहे थे काहिरा में और कहीं क्यूबा में, और उन्होंने बयान दिया कि भारत भी, पाकिस्तान भी भारत की तरह आतंकवाद पीड़ित देश है। इससे बड़ा
आज तक इस देश के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती कि 168 लाशें जिस देश के यहाँ पड़ी हों, 22 देशों के लोग जिसमें मारे गए हों, करोड़ों रुपए की संपत्ति जली हो और पूरी दुनिया ने एक देश को असहाय होते हुए देखा हो, उसका प्रधानमंत्री, जिस देश की तरफ से ये हमला हुआ और क्लियर कट हमला था, सेना का आदमी अंदर बैठा हुआ था, हाफिज सईद मौजूद था, सब लोग, मतलब कोई ऐसी चीज ही नहीं थी, क्योंकि एक एक बात सुनी गई थी। ये जो है उस वक्त ये एक बहुत ही शानदार ऑपरेशन हुआ था इंडिया का, जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था, जिसमें ये सिम पहुंचा दिए गए थे। उन्हीं में से एक सिम एक्टिव हुआ, 2 सिम एक्टिव हुए थे और तुरंत सुनना शुरू किया। तो एक एक चीज लिसनिंग पे थी, वो सीधी कराची से आ रही थी, सारी चीजें एस्टेब्लिश थी। तो एक देश जिस पर आपको अटैक करना था, जिसको आपको जवाब देना था, आप ये कह रहे हो नहीं साहब ये इन्होंने हत्याएं हमारी की है, लेकिन इनकी भी बेचारों की हत्या होती है, तो बराबर हो गया। अगर उनकी हत्या होती है तो ये मैंने थोड़ी की है यार, मेरी जिम्मेदारी है क्या? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे किसी के भाई की किसी ने मर्डर कर दिया हो, आप जाके किसी तीसरे के भाई का कर दो, वो कह दो, वो कहे कि साहब इनका कुछ नहीं है क्योंकि इनके भाई की हुई थी इसलिए उन्होंने मेरा भाई मार दिया। ये कोई लॉजिक्स नहीं है इनके पास कुछ भी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास ये कोई भी आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का कोई बहुत स्ट्रेंथ रहा हो। उस दौरान तुष्टीकरण सबसे ज्यादा चल रहा था। 2004 के बाद एक लहर उठी, दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के एक गांव संजरपुर में ही ये आग लगनी शुरू हुई। और आप ये सोच के देखिए, सिमी जो अलीगढ़ में बना 1978 में, और बाद में जब उस पर बैन लगा, चूंकि उस समय एनडीए सरकार ने बैन लगाया, और उसके तुरंत बाद इन लोगों ने फिर एक इंडियन मुजाहिदीन खड़ा किया जब कांग्रेस की सरकार आ गई 2004 के बाद। और इतने विस्फोट हुए इस देश में, हजारों लोगों की जानें गई। आज तक वो संगठन के लोग अंदर हैं और उनको सजाएं अभी तक नहीं मिली, क्योंकि उस समय जांच भी ऐसी थी। अगर आप ये कह चुके हैं कि उसमें हिंदू आतंकवाद है, तो उसके बाद पूरी जांच ही अपने आप में कमजोर पड़ जाएगी। तो इसीलिए ये कांग्रेस का करा धरा है, वो सब लोगों को मुझे लगता है मालूम। बिल्कुल। और कांग्रेस की उस वक्त के अध्यक्ष सोनिया गांधी तो बाटला हाउस में आतंकवादियों को मरा देखकर उनकी आंखों में आंसू थे। सलमान खुर्शीद ने कहा था 2013 में, यही राहुल गांधी कहते थे, हर आतंकवादी हमले को रोकना असंभव है। आज हर मुद्दे पर सवाल उठाते हैं। तो इन लोगों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। और अब जिस तरह से ये एक अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट पर उछल कूद मचा रहे हैं, उससे भी एक्सपोज हो रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो रिपोर्ट है वो सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है। भारत सरकार पहले भी ऐसे रद्दी के टुकड़े बहुत बार देख चुकी है और फेंक चुकी है। ये भी रद्दी की टोकरी में ही चला गया है। लेकिन उछल कूद तो मचाएंगे कांग्रेसी, उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। और मुस्लिम तुष्टीकरण का इससे बढ़िया मुद्दा तो उनको कोई मिलेगा भी नहीं कि अमेरिकी संस्था ने कहा है। तो अब देखते हैं इस मुद्दे पर आगे क्या होता है। लेकिन आपने समय निकालकर इस विषय पर धीरेन्द्र बहुत ही गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।